जी, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है वो है हमारा पिवट टेबल के बारे में। अच्छा, सबसे पहले मैं आपके साथ एक प्रो टिप शेयर करता हूँ कि आप जो है वो कोई भी अगर डाटा टेबल है, जैसे ये डाटा सीरीज़ है, इस पे काम करने से पहले आप इसका एक टेबल बना लें। उसका फ़ायदा ये होता है कि सपोज़ करें कि मैं इसकी पहले इस डाटा को मैं थोड़ा सा ज़रा क्लीन कर लेता हूँ, और वो मैं ऐसे करूँगा कि मैं इसकी रो नंबर 2 जो है वो सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से व्यू में जाके मैं इसको फ्री स्पैन कर देता हूँ ताकि मेरे पास हेडिंग जो है ना वो मौजूद रहें। अब मैं कंट्रोल डाउन एरो करूँगा तो मेरे पास ऊपर जो कॉलम्स हैं वो अवेलेबल होंगे। उसके बाद मैं कंट्रोल अपवर्ड जो एरो है वो प्रेस करूँगा तो मैं टॉप पे पहुँच जाऊँगा। उसके बाद मैं इसको फ़िल्टर कर लेता हूँ आल्ट होम SF से, या मैं होम में जाके और यहाँ सॉर्ट ऑन फ़िल्टर ऑप्शन से फ़िल्टर लगा सकता हूँ। अगर आप डेट्स देखेंगे तो यहाँ पे 2016, 17, 18, 19 ये 4 साल का आपके पास डाटा है। इस 4 साल के डाटा को आप बहुत ही जो है वो मीनिंगफुल तरीके से जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका एक प्रो टिप जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ वो ये है कि आप सबसे पहले इसको टेबल में कन्वर्ट कर लें। अच्छा, टेबल किसी भी डाटा का कैसे पता चलेगा कि वो ऑलरेडी टेबल में कन्वर्टेड है या नहीं है? अमूमी तौर पे डाटा जो है वो टेबल में कन्वर्ट खुद नहीं होता, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, बल्कि आपको करना पड़ता है। अगर आप कंट्रोल डाउन एरो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जहाँ पे डाटा ख़त्म हो रहा है वहाँ पे किसी किस्म का कोई साइन मौजूद नहीं है। अगर मैं दोबारा से जो है ना वो डाटा के स्टार्ट में जाता हूँ और मैं टेबल इंसर्ट करता हूँ तो मैं आपको बताऊँगा कि टेबल में आपको इंसर्ट करने का क्यों कह रहा हूँ। आपने इंसर्ट पे जाना है और यहाँ पे आपके पास टेबल का ऑप्शन है और इसका जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल टी है, टी फॉर टेबल। जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली पूरा जो मेरी डाटा सीरीज़ है उसको सिलेक्ट कर लेगा। अब वो यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कि कहता है कि माई टेबल हैज़ हेडर्स। वो एक्सेल मुझसे पूछ रहा है कि आप कि ये जो डाटा सीरीज़ है क्या इसका हेडर है या मैं इसका हेडर जो है वो ख़ुद से लगा दूँ। तो चूँकि मेरे हेडर से मुराद ये मेरे डेट, कलर, रीजन, यूनिट्स और सेल ये मेरे हेडर्स हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ये वाला जो ऑप्शन होता है ये चेक होता है, तो आपने इसको अगर आपके हेडर्स मौजूद हैं तो आपने इसको चेक ही रहने देना है और ओके कर दीजिए। आप देखेंगे तो इसका जो है वो कलर फॉर्मेट एकदम से चेंज हो गया है। और अब अगर आप इसके लास्ट में आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा जहाँ पे ये $78 आ रहा है वहाँ पे कॉर्नर पे आपको एक ब्लू मार्क नज़र आएगा जो कि इस चीज़ की कंफर्मेशन देता है कि आपका ये जो डाटा सीरीज़ है इसमें ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्टेड है। मैं चाहूँ तो मैं इसका फॉर्मेट यहाँ से डिज़ाइन जो है मैं अगर ये डार्क ब्लू जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर मैं जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आप कैसे इसको पिवट टेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं इंसर्ट में जाऊँगा। अच्छा, उसके अलावा मैंने अब चूँकि इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया है तो मैं इसका नाम टेबल का यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं ये टेबल नेम यहाँ पे आ रहा है टेबल 1। तो मैं अब इसमें इंसर्ट ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे मैं पिवट टेबल आपके पास आ रहा है सबसे कॉर्नर में। मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये ऑप्शन में क्या बोलता है। सबसे पहले ये कहता है कि आपकी जो डाटा रेंज मैं यूज़ करूँगा पिवट टेबल में वो टेबल 1 लिखा हुआ आ रहा है। टेबल 1 बेसिकली चूँकि मैंने अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर दिया है और उसका नाम टेबल 1 है तो इसलिए वो इसको टेबल 1 कह रहा है। अगर मैं इसको अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट ना करता तो वो मुझे मेरी रोज़ और कॉलम का रेफरेंस दे रहा होता। लाइक इस एग्जांपल में वो अगर मैं इसको अगर मुझे टेबल को हटाना हो सपोज़ करें तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे इस पर राइट क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा, टेबल में जाएंगे तो कन्वर्ट टू रेंज, मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं जैसे ही यस करूँगा तो आप देखेंगे तो ये मेरा फॉर्मेट वही है, मगर यहाँ पे जो मेरा एक ब्लू कलर का मार्क था वो हट चुका है, जिसका मतलब है कि अब ये टेबल में कन्वर्टेड नहीं है। अब अगर आप इसको अगर मैं इस डाटा के ऊपर अगर पिवट टेबल इंसर्ट करता हूँ तो आप देखेंगे, ये देखें अब वो टेबल 1 नहीं आ रहा बल्कि उसने रेंज ले लिया है। कहाँ से लिया है? उसने A1 से लेके E453 तक इसकी रेंज ले ली है, यानी कि A1 मेरा यहाँ से सबसे पहली रो है। अगर मैं इस पे सबसे टॉप पे आऊँ तो
ये देखें A1 मेरी A1 सबसे पहले यानी कि हेडर के साथ वो ले रहा है, और सबसे आखिरी मेरी जो रो है वो E453 है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि बेसिकली जब आप जो भी डाटा इंसर्ट करते हैं, तो अगर आपने किसी टेबल का नाम दिया होगा तो वो टेबल आ जाएगा, अदरवाइज़ वो पूरी डाटा सीरीज़ ले लेगा। तो मैं दोबारा जो है जल्दी से इसको टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसका डिज़ाइन जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ जी। तो अब मैं दोबारा से जो है इसमें पिवट टेबल इंसर्ट करूँगा, तो यहाँ पे दोबारा से टेबल 2 आ जाएगा, क्योंकि अब मैंने चूँकि दूसरी दफ़ा टेबल ऐड किया है तो उसने टेबल 1 की बजाय उसका नाम टेबल 2 दे दिया है। अच्छा, नीचे वो मुझसे पूछता है कि आप ये जो पिवट टेबल बनाना चाहते हैं ये एग्जिस्टिंग किसी वर्कशीट में बनाना चाहते हैं या आपको नई वर्कशीट चाहिए। सपोज़ करें कि मैं इसी अपने शीट के अंदर ही अगर मैं पिवट टेबल इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं एग्जिस्टिंग पे क्लिक करूँगा, और यहाँ जहाँ पे मैं बनाना चाहता हूँ, सपोज़ करें कि मैं H जो है वो कॉलम में बनाना चाहता हूँ, तो मैं H सेलेक्ट करके ओके करूँगा, तो मेरा यहीं पे ही पिवट टेबल जो है वो डिज़ाइन हो जाएगा। लेकिन आम तौर पे जो है वो रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पास सिर्फ 4 से 5 कॉलम है। लेकिन जब आप एक्चुअली कहीं पे भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं तो आपके पास हज़ारों की तादाद में जो है वो डाटा रेंज होती है, तो इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि आप डाटा रेंज के अंदर ही जो है वो पिवट टेबल यूज़ करें। तो मैं जो है वो कंट्रोल Z करके इसको ख़त्म करता हूँ, और दोबारा से मैं इंसर्ट पिवट टेबल पे जाता हूँ, और अब की बार मैं यहाँ पे न्यू वर्कशीट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका ऑप्शन सिलेक्टेड है, मैं उसी को रहने देता हूँ, और मैं ओके प्रेस करूँगा तो वो एक नई शीट के अंदर शीट 3 उसने खुद ही जो है वो इंसर्ट कर दी है, और उसके अंदर वो अब जो है वो पिवट टेबल मेरा डिज़ाइन करेगा। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी बेसिक्स बता देता हूँ कि पिवट टेबल के अंदर ऑप्शन कौन कौन से होते हैं और हर ऑप्शन का क्या मकसद होता है। पिवट टेबल में आपके जो बहुत काम का जो टैब है वो एनालाइज का है, क्योंकि पिवट टेबल से रिलेटेड जो मैक्सिमम ऑप्शंस हैं वो आपको इसी टैब के अंदर मिल जाएंगे। जैसे ही आप एक चीज़ नोट करेंगे कि पिवट टेबल की एक ये छोटी सी जो विंडो ओपन हो गई है, जैसे ही मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा तो मेरे पास राइट साइड पे भी एक विंडो ओपन हो जाएगी, और जैसे ही मैं इससे बाहर क्लिक करूँगा तो वो मेरी जो है वो जो विंडो है वो गायब हो जाएगी। तो अगर आपको पिवट टेबल के अंदर कुछ भी चेंजेस करनी है तो याद रखिए कि हमेशा आपने पिवट टेबल के अंदर रह के आपने ये जो ऑप्शन आपके पास पिवट टेबल 3 का, जहाँ इस वक्त मेरी कर्सर जो है वो सिलेक्टेड है, इसके अंदर आपने जो है ना वो पहले इसको सिलेक्ट करना है। कहीं भी किसी एरिया में एक दफ़ा क्लिक करके आप उसके बाद देखेंगे तो आपकी ये विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आप इस विंडो को रिमूव करना चाह रहे हैं, हाइड करना चाह रहे हैं, तो आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हाइड फील्ड लिस्ट आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली फील्ड लिस्ट आपकी होती है। या आप अगर एक्सट्रीम राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे भी टॉप पे फील्ड लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको भी क्लिक करके इसको हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि फील्ड लिस्ट जो है इससे क्या मुराद है। फील्ड लिस्ट बेसिकली जो है वो हमारी सबसे पहले इसमें ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपके पास सेटिंग्स या टूल का एक ऑप्शन आ रहा होता है। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो इस वक्त जो मेरा फील्ड लिस्ट का जो फॉर्मेट है वो स्टैक्ड है। अगर आप चाहते हैं कि साइड बाय साइड जो है वो ये आए, लाइक अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि आपके ये इससे रिलेटेड जो तमाम फील्ड्स हैं इनकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है और अब वो एक साइड पे आ रहे हैं। मैं दोबारा इसको जो है ना, अगर मैं तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो उसने मुझे सिर्फ जो है वो फील्ड जो लिस्ट वाला जो ऑप्शन है जिसमें वो फील्ड सेक्शन आ रहे होते हैं, सिर्फ वो मुझे वही देगा। अगर आप चाहते हैं कि वो फील्ड एरिया आपके पास सिर्फ आए तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका फील्ड एरिया इस तरह से आए तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट फॉर्मेट्स है, बट आइडियली सबसे जो पहला ऑप्शन है यही बेटर होता है, क्योंकि इसमें आपके पास तमाम जो व्यूज़ हैं वो कम्प्लीटली आ रहे होते हैं। सर्च में आप अपने जितने भी तमाम आपके पास जो कॉलम्स, अगर मैं दोबारा पिवट टेबल पे जाऊं तो यहाँ पे मेरे पास 5 कॉलम्स हैं, तो वो पांचों कॉलम्स जो है वो मेरे यहाँ पे शो हो रहे होंगे, डेट, कलर, रीजन, यूनिट्स और सेल्स के। तो अगर यहाँ सर्च में से मुझे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तो मैं रीजन जैसे ही REG प्रेस करूँगा तो मेरे पास वो वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद नीचे जो है वो बेसिकली 4 मेरे पास विंडोज़ हैं। सबसे पहले फ़िल्टर की है, उसके बाद कॉलम्स की है, उसके बाद रोज़ की है, उसके बाद वैल्यूज़ की है। मैं आपको प्रैक्टिकली जब ये करके बताऊंगा तो आपको बेहतर आइडिया होगा कि ये ऑप्शन कैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ।
अच्छा, अब एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि जो वैल्यूज़ होंगी, जो नंबर्स होंगे, वो हमेशा वैल्यू की विंडो में आएंगे। उसके बाद आप जो बाकी चीज़ें हैं वो आप रोज़ में भी कर सकते हैं, कॉलम्स में भी कर सकते हैं। और अगर आपने कोई ऐसी फील्ड लिस्ट जो आपको फ़िल्टर करने की ज़रूरत हो, तो वो आप उसको फ़िल्टर वाले ऑप्शन में लेके जाएंगे। मैं आपको करके बताता हूँ। सपोज़ करें कि मेरे पास 4 सालों का डाटा है और मुझे मेरा बॉस है वो मुझे बोलते हैं कि जाफ़र मुझे ये बताओ कि मुझे रीजन वाइज जो है ना वो मुझे सेल बताओ, और कि मेरी अब तक जो टोटल 4 सालों की सेल्स है रीजन वाइज वो कितनी है। तो मैं जैसे ही एक ऑप्शन ये है कि मैं रीजन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रोज़ वाले जो है एरिया में चली जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे पास कोई रेपिटेशन नहीं होगी। यहाँ पे मेरे पास जितने भी नंबर्स आए, जो भी टेक्स्ट आएगा वो आइडेंटिकल आएगा। आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो मास्टर डाटा था उसके अंदर तो मेरे पास 453 रोज़ थी, जिसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है वो रिपीट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे रेपिटेशन नहीं होगी, बल्कि जितने भी आइडेंटिकल्स वहाँ पे टेक्स्ट होगा मेरे पास वो शो हो जाएगा। तो एक तो आपको यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि आपके रीजन कितने हैं। या सपोज़ करें अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अगर सपोज़ करें कि मेरे पास 453 रोज़ में रीजन की बजाय अगर एम्प्लॉयज़ के नाम होते या मेरे पास कस्टमर्स के नाम होते और आपने अगर काउंट करना होता कि मेरे पास कितने कस्टमर्स हैं, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, काउंट से जो है ना आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ। अगर आपने काउंट करना है कि मेरे पास कितने रीजन हैं या कितने कस्टमर्स हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, तो अगर तो आपके पास थोड़े से जैसे ये सिर्फ 4 हैं तो आप यहीं से ही बता सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बड़ी अमाउंट है, ज़्यादा तादाद में अगर आपके पास कस्टमर्स आईडीज़ या कुछ भी ऐसा जो आप काउंट करना चाहें, तो आप क्या करेंगे, आप उसको रीजन को वैल्यूज़ वाले जो है वो ऑप्शन में लेके जाएंगे। तो वो आपको यहाँ से ये बताएगा कि आपकी जो रोज़ हैं वो 452 हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 453 हमारी टोटल रोज़ थी और उसमें से एक हमारा हेडर था, तो टोटल डाटा हमारा 452 में 52 का जो है वो डाटा हमारा टोटल था, जो कि ये हमें बता रहा है। मैं दोबारा इसको जो है वो रीजन को रोज़ में लेके चला जाऊंगा और यहाँ से अब मुझे सेल्स चाहिए, तो मैं सेल्स पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यूज़ वाले कॉलम में चला जाएगा। अच्छा, अगर अब मैं इसको जो है वो ऊपर लेके जाता हूँ कॉलम्स में, तो वो आप देखेंगे तो मेरी जो सेल्स हैं वो मेरी तमाम शिफ्ट हो गई है ऊपर कॉलम में। तो अब अगर मुझे ईस्ट की अगर सेल देखनी हो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं इसको काउंट भी नहीं कर सकता और ना ही मैं इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि जो सेल्स है या जो भी फिगर का जो डाटा है वो हमेशा आपने अगर मैं इसको सपोज़ करें कि सेल्स को रीजन के नीचे ले जाता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे भी मेरे लिए फिजिबल नहीं है, क्योंकि मैं इसको काउंट भी नहीं कर सकता और ये मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं इतने बड़े डाटा को जो है वो इस फॉर्मेट में यूज़ कर सकूं। अगर मैं सेल्स को जो है वो ऊपर फ़िल्टर में ले जाता हूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक फ़िल्टर जनरेट हो जाएगा और मेरी तमाम सेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी मेरे लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि मैं इसको फ़िल्टर आउट अगर कर भी लूँ तो मैं वैल्यूज़ को फ़िल्टर आउट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ये मालूम ही नहीं है कि ये वैल्यू बेसिकली किस रीजन की है। तो इसलिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि आप इसको सेल्स को हमेशा वैल्यूज़ वाले एरिया में रखेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने जैसे ही इसकी विंडो पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास डाटा फील्ड ओपन होगी, और अगर मैं उससे बाहर क्लिक करूँगा तो मेरे पास फील्ड लिस्ट ओपन नहीं होगी, और ना ही मेरे पास यहाँ पे एनालाइज का टैब अवेलेबल होगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो फ़ौरन ही एनालाइज और डिज़ाइन का टैब भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आपने जो है वो सेल्स जो है वो यहाँ से उठा के और आपने वैल्यूज़ में रख दी। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास सेल्स जो है वो ऊपर रो लेबल लिखा आ गया है और यहाँ पे सम ऑफ सेल्स लिखा आ गया, जो कि बेसिकली इन 4 सालों की एग्रीगेट सेल है। तो अगर इसको मैं वेरीफाई करना चाहूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, तो आप अगर यहाँ जाएं और आप इसको क्लिक करें और यहाँ से आप फ़िल्टर आउट करें ईस्ट को। अगर आप ईस्ट की सेल जो है वो टोटल करेंगे, तो अगर एक तरीका ये है कि मैं पूरा कॉलम सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे सम आ रहा होगा जो कि 3730 है। तो अगर मैं ईस्ट पे जाऊँगा तो ये देखें 3730 की सेल्स है। इसका मतलब है कि वो उसने तमाम जो उसकी सेल्स थी उसको जो है वो यहाँ पे एग्रीगेट कर दिया है।
उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मैं दोबारा इस शीट में आता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, वो मैं ये कर सकता हूँ कि अब मेरा बॉस अगर मुझसे ये पूछते हैं कि मुझे ये बताएं कि ईस्ट में मेरे पास कलर वाइज मुझे बताएं कि कितने कलर जो थे और कितने हर कलर ने कितनी सेल्स की है। तो अगर मैं कलर्स को सिलेक्ट करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली वो एक्सेल जो है वो इंटेलिजेंटली ये चीज़ एज्यूम करेगा कि कलर्स जो हैं वो आप ईस्ट के नीचे ही आएंगे, रीजन के नीचे आएंगे। अगर आप कलर्स चाहें तो ऊपर भी कर सकते हैं, पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। आप कलर पे क्लिक करेंगे और मूव अप करेंगे तो पहले कलर्स आ जाएगा और फिर आपका ईस्ट आ जाएगा, मतलब रीजन आ जाएंगे। तो आप इनको भी मूव शफल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको क्रॉस तरीके से भी देख सकते हैं, डबल पिवट से भी, वो ये कि अगर आप रीजन को उठा के तो कॉलम में लेके जाएंगे तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि ईस्ट रीजन ने ब्लू कलर जो है वो इतना 1121 का बेचा, वेस्ट ने जो है वो ब्लू जो है वो 2275 का बेचा, और इस तरह से आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप कलर्स यहाँ लेके जा सकते हैं और रीजन को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो आपके पास रीजन जो है वो रोज़ में आ जाएंगे और कलर जो है वो आपके कॉलम्स में आ जाएंगे। तो अगर आपके पास डाटा सेट थोड़ा हो तो आप इस तरह से भी उसको जो है वो अरेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास डाटा सेट ज़्यादा है तो फिर आप इसको सब कैटेगरी भी बना सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि एक और ऑप्शन जो है वो ये है कि आप चाहते हैं कि आप इसको अगर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक्सपेंड और कोलैप्स का जो है वो ऑप्शन है। एक्सपेंड कोलैप्स का ऑप्शन है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ सब कैटेगरीज होती हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको ग्रुपिंग के थ्रू जो है ना लेके चलूँ, लाइक अगर मैं इसको कोलैप्स इंटायर फील्ड कर देता हूँ, जिसका मतलब कोलैप्स है कि वो तमाम जो सब फील्ड है वो उसको मर्ज कर देगा, तो आप देखेंगे तो इस वक्त मेरे पास वो 4 ऑप्शन ही आ चुके हैं जो रीजन थे। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो नीचे कलर्स भी है, तो कलर्स कहाँ गए? कलर्स बेसिकली इसी के नीचे हाइड हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो ईस्ट से पहले प्लस का साइन आ रहा है, अगर मैं प्लस के साइन को क्लिक करता हूँ तो देखें वो चारों कलर यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आपने टेबल का जो है फॉर्मेट चेंज करना है, आप डिज़ाइन पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आपके पास दोबारा से नंबर ऑफ़ ऑप्शन जो है ना वो अवेलेबल हो जाएंगे और इनमें से आप जो ऑप्शन भी चूज़ करना चाहें वो आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है इसी तरह से नॉर्थ को जो है ना वो क्लिक करेंगे तो नॉर्थ के कलर्स आ जाएंगे, अगर आप साउथ को करेंगे तो साउथ के आ जाएंगे। और अब अगर आपके पास, जैसे मेरे पास तो यहाँ पे डाटा थोड़ा कम है तो इसलिए मैं इसको बारी बारी भी करता जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास डाटा ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि वो आप तमाम जो है वो सब फील्ड्स को मर्ज कर दें या कोलैप्स कर दें, तो या तो एक ऑप्शन ये है कि सपोज़ करें कि मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ साउथ को कोलैप्स करूँ, तो मैं एक्सपेंड में जाऊंगा और मैं यहाँ पे एक दफ़ा कोलैप्स करूँगा तो सिर्फ साउथ जो है वो कोलैप्स होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं नॉर्थ को कोलैप्स करूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं सिर्फ अगर कोलैप्स करूँगा तो सिर्फ नॉर्थ होगा। तो मुझे इस तरह बारी बारी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इसको कोलैप्स ऑल कर दें तो वो तमाम फील्ड्स जो है ना वो इकट्ठी जो है वो कोलैप्स हो जाएंगी। मैं इसको यहाँ पे कोलैप्स ऑल कर देता हूँ, इंटायर फील्ड कर देता हूँ, तो ये कोलैप्स हो गई। उसके बाद जो है वो मुझे एक और ऑप्शन जो है ना वो ये है कि अब मैं अगर यूनिट भी देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे यूनिट जो है वो क्लिक करूँगा तो मेरे पास सम, अच्छा यहाँ ऊपर जो हेडिंग होगी तो वो आपको एक्सेल ये भी बता रहा होगा कि ये सम, ये जो जितनी भी जो फिगर आ रही है ये सम हो रही है, ये एवरेज हो रही है, या ये काउंट हो रही है। तो वो तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। आप अगर कोई ऑप्शन चेंज करना चाहें तो आप अगर सपोज करें कि सेल का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो आप सेल में जाके सिंगल क्लिक करेंगे और सबसे लास्ट में वैल्यू फील्ड सेटिंग आ रहा है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास काउंट का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर आप सेल्स को काउंट करना चाह रहे हैं, सम करना चाह रहे हैं, एवरेज सेल लेना चाह रहे हैं, मैक्सिमम सेल लेना चाह रहे हैं, मिनिमम सेल, तो डिफरेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप यहाँ से जाके इनको चेंज कर सकते हैं। अगर आपने फील्ड का नाम चेंज करना है, लाइक यहाँ पे आपको सिर्फ अगर सेल्स चाहिए बजाय सम ऑफ सेल्स के, पे स्पेस एक ऐड कर दी सेल्स के बाद, जिसके बाद चूँकि वो स्पेस की वजह से वो नाम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह जो है वो अगर सम ऑफ यूनिट का अगर आपने नाम चेंज करना है तो आप फार्मूला बार से भी कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ सम ऑफ यूनिट पे क्लिक करें, यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएं और यहाँ ऊपर आपके पास जो है वो कस्टम नेम आ रहा है। आप यहाँ पे भी जाके इसको सम ऑफ को अगर रिमूव कर देते हैं तो आपके पास
दोबारा से मैं एक स्पेस ऐड करूँगा यूनिट के बाद, तो मेरे पास ये जो है इसका ये रीनेम भी हो जाएगा। तीसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पे अगर मैंने इसका नेम चेंज करना है तो मैं इसको ऊपर जाके भी इसको रीजन कह सकता हूँ। तो मेरे पास ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं और अब मैं किसी भी हवाले से अपने डाटे को एनालिसिस कर सकता हूँ। उसके बाद जो है वो मेरे पास एक और ऑप्शन ये है कि मैं इसको अब ये जो मेरी फिगर्स हैं इसको मैं थोड़ा सा अच्छा, अगर आप एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये जो तमाम छोटी लाइंस आ रही हैं ये इनको हम बोलते हैं ग्रिड लाइंस। अगर आप अपना डाटा ज़्यादा प्रेजेंटेबल करना चाहते हैं तो आप व्यू ऑप्शन में जाएं और ग्रिड लाइन को अगर आप अनचेक करेंगे तो ये तमाम लाइन जो है वो रिमूव हो जाएंगी। और उसके बाद अगर आप जो है वो दोबारा इस पर क्लिक करते हैं अपने टेबल पे, और आप जो है वो एक और तरीका ये है कि इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मैं इसको रीजन को ऊपर फिल्टर में लेके जाता हूँ। अब क्या होगा कि अब मेरे पास कलर वाइज सेल तो आ रही है, और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ जो है किसी एक रीजन की चाहिए तो मैं अगर नॉर्थ सेलेक्ट करता हूँ, फ़िल्टर करता हूँ, तो अब ये सिर्फ मेरे पास नॉर्थ की सेल आ गई है कलर वाइज। ये ऑप्शन जो है वो ज़्यादा फिजिबल उस वक्त रहता है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है और अगर आपको किसी एक रीजन की, किसी एक एम्प्लॉई की, किसी एक कस्टमर की तमाम डिटेल देखनी हो कि उसने कैटेगरी वाइज कितनी सेल की, उसने एरिया वाइज कितनी सेल की, जो हमने उसको जोग्राफिकली एरिया जो है वो दिया हुआ था उसके हवाले से उसने कितनी सेल की, किस मंथ में कितनी सेल की, तो आप जस्ट यहाँ ऊपर जाके उसको फ़िल्टर आउट करते हैं तो आपकी तमाम जो नीचे जो टेबल्स की डिटेल होती है वो सिर्फ उस फ़िल्टर किए हुए ऑप्शन के अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाती है। उसके बाद मैं इसको जो है वो आप कलर को भी जो है वो फ़िल्टर कर सकते हैं। कलर को आप ऊपर ले जाएं और रीजन को आप नीचे ले जाएं। तो अब आप अगर ये देखना चाहें कि कोई स्पेसिफ़िक कलर जो है वो मेरा किस रीजन में जो है वो सेल हुआ है तो आपके पास वो ऑप्शन नीचे तमाम डिटेल आ जाएगी। अच्छा, अब अगर आप ये चाहते हैं कि सपोज़ करें, मैं इसको ऑल कर देता हूँ, तो आप सपोज़ करें कि आप ये चाहते हैं कि मेरे पास जो है वो अगर मैं इस कलर को नीचे ले आऊँ, मैं कलर को नीचे ले आया, लेकिन अगर आप ईज़ को क्लिक करेंगे तो आपके पास चारों कलर जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो सपोज़ करें कि मेरे बॉस मुझे बोलते हैं कि यार जाफ़र मुझे सिर्फ जो है ना वो इस फॉर्म में चाहिए, लेकिन सिर्फ रेड और ग्रीन का जो है ना वो स्टेटस चाहिए, बाकी दो कलर मुझे नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो रेड और ग्रीन एक ऑप्शन तो ये है कि मैं ये ब्लू को भी हाइड कर दूं, सिल्वर को भी हाइड कर दूं, लेकिन अब मैं दोबारा जब नॉर्थ में जाऊंगा तो वहाँ पे तो फिर दोबारा चार कलर आ रहे हैं। और फिर अगर मेरे पास डाटा रेंज बहुत ज़्यादा है तो मैं किस तरह से उसको जो है वो बार बार चेंज करूँगा। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आप कलर को जो है वो ऊपर फ़िल्टर में ले जाएं और यहाँ पे आपको जो कलर नहीं चाहिए यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास चेक बॉक्स का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे, अनचेक करेंगे तो वो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे ऑल को अनचेक करके और सिर्फ जो है वो रेड और ग्रीन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब एक्सेल मुझे क्या करेगा कि सिर्फ दो कलर्स का डाटा देगा, और अब अगर मैं उन्हीं दो कलर को उठा के रीजन के नीचे ले आता हूँ तो आप देखेंगे कि हर फील्ड में मुझे सिर्फ ग्रीन और रेड कलर ही मिल रहा है। तो आप जिस कलर को या जिस डाटा को भी फ़िल्टर आउट करना चाहें, उसको चेक करना चाहें, अनचेक करना चाहें, आप ऊपर फ़िल्टर में जाके उसको हाइड या उसको अनहाइड करके अपने हिसाब से उसको मोल्ड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है वो हम इसको दोबारा मैं ऊपर ले जाके तमाम जो कलर्स है वो अनहाइड कर देता हूँ। तो अब मैं आ जाता हूँ कि मेरे पास डेट्स हैं। तो मैं आपको एक और जो है वो ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर सपोज करें कि मुझे चाहिए डाटा, सेल्स का डाटा चाहिए और मुझे ईयर वाइज चाहिए, तो मेरे पास तो सिर्फ जो है वो यहाँ पे अगर मैं अपने पिवट टेबल में आऊँगा तो मेरे पास तो सिर्फ डेट्स आ रही हैं। तो अब मुझे अगर ईयर वाइज चाहिए, मुझे मंथ वाइज चाहिए, तो वो क्या होगा। तो अगर मैं एक्सेल का बहुत ही कमाल का फंक्शन है, अगर मैं डेट पे क्लिक करूँगा तो एक्सेल ने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ग्रुपिंग की होती है।
मतलब अगर मैं डेट्स पे जाके इसमें मैं अगर आपको राइट क्लिक करके दिखाऊं और मैं यहाँ पे ग्रुप्स में जाऊं तो आप देखेंगे तो मंथ, क्वार्टर और ईयर, यानी कि एक्सेल ने जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी जो भी पहली डेट होगी स्टार्टिंग की, जैसे कि मेरे डाटा में 2016 3 जनवरी 2016 जो है वो सबसे पहली डेट है, तो एक्सेल क्या करेगा कि एक्सेल जो स्टार्टिंग डेट होगी उसको लेगा और जो सबसे एंड वाली डेट है उसको बाय डिफ़ॉल्ट लेके उसके दरमियान जितनी भी चीज़ें होंगी वो उसको कन्वर्ट कर देगा, ग्रुपिंग कर देगा और उसको जो है ना वो इन 3 चीज़ों में, क्वार्टर में, ईयर में और मंथ में कन्वर्ट कर देगा, ताकि हमें जो है वो डाटा एनालिसिस करते वक्त बहुत आसानी हो। अगर आप चाहें तो आप सपोज करें कि क्वार्टर को हटा देते हैं और आप बोलते हैं कि मुझे सिर्फ मंथ और ईयर चाहिए। जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आप कन्वर्ट हो चुका है, ऊपर सबसे ऊपर ईयर आ रहा है और उससे नीचे जो है वो मंथ आ रहा है। अगर मैं जो है वो रीजन को ऊपर लेके जाता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास अब जो है वो सबसे पहले साल आ रहे हैं 2016-17 और उसके नीचे महीने आ रहे हैं। अगर जो है मैं इसको उसी तरीके से कोलैप्स ऑल कर देता हूँ और इसको मैं इंटायर फील्ड कर देता हूँ तो आप देखेंगे तो अब मेरे पास सिर्फ ईयर वाइज जो है वो सेल आ रही है 2016 की, 17, 18 और 19 की। अब अगर मुझे जो है वो सपोज करें कि मुझे टोटल मंथ की सेल चाहिए, मुझे जो है वो ईयर वाइज नहीं चाहिए बल्कि मुझे ये देखना है कि चारों सालों में जनवरी में कितना सेल हुआ, तो उसका तरीकाकार ये है कि मैं ईयर को अगर ऊपर लेके जाऊँ फ़िल्टर में तो आप देखेंगे कि अब मेरे पास जनवरी की टोटल सेल आ रही है। और अब अगर मैं ईयर वाइज देखना चाहूँ कितनी मेरी सेल्स है तो मैं अगर ईयर्स को उठा के कॉलम में लेके जाऊँ तो आप देखेंगे तो मेरे पास 2016, 17, 18, 19 की तमाम सेल आ रही है मंथ वाइज। इन 4 महीनों में जो है वो मेरे पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं होगा। लाइक अगर मैं चेक करूं 2019 में सितंबर में मेरे पास क्या कोई डाटा मौजूद है, तो मैं सबसे पहले फ़िल्टर आउट करूंगा 2019 और आप देखेंगे कि सबसे लास्ट जो है वो अगस्त है। तो एक्सेल ने जो है पिवट टेबल ने अगस्त तक का डाटा उठा लिया, उसके बाद उसके पास डाटा अवेलेबल नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। उसके बाद जो है अब अगर आप इसको डेट में ही कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि मुझे किसी एक मंथ का जो है ना डाटा मिल जाए, सपोज करें आप बोलते हैं कि मुझे तमाम जो डाटा है लाइक रीजन वाइज, कलर वाइज, वो मुझे ईयर वाइज, वो मुझे सिर्फ जून का देखना है कि मेरा जून का जो है ना वो लास्ट ईयर की सेल कितनी थी। सपोज करें इसको इस तरह कर लेते हैं कि आप कहते हैं कि यार मुझे ये बताओ कि 2017 और 18 में मेरी जून की सेल कितनी थी तमाम कैटेगरीज में। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ऊपर चूँकि मेरे ईयर्स जो है वो कॉलम में आ रहे हैं तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ से मैं सिर्फ जो है वो 2017 और 18 ले लूँगा, इसको मैं ओके कर दूँगा। यहाँ से मेरा ग्रैंड टोटल को मैं रिमूव कर दूँगा, राइट क्लिक करूँगा और रिमूव ग्रैंड टोटल कर दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से इसको डेट को ऊपर लेके जाऊँगा और यहाँ से मैं जाके इसमें अपना मंथ जो है वो जून सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं अपने जो रीजन है उसको नीचे ले आऊँगा और कलर्स जो हैं वो उसको भी नीचे ले आऊँगा और इसको मैं कोलैप्स ऑल कर दूँगा जी। और इसको मैं जो है थोड़ा सा इसको सेटिंग इसकी दुरुस्त कर दूँगा और इसको मैं सेंटर में होम टैब में जाके इसको मैं सेंटर में ले आऊँगा। तो आप देखेंगे कि जून के महीने में ईस्ट में 2017 में 151 यूनिट सेल किए, 2018 में 190 यूनिट सेल की। अच्छा, ग्रोथ के लिए अगर आपने ग्रोथ कैलकुलेट करनी है तो आपको मैंने यहाँ पे नीचे क्लिक कर दिया था। आप 2018 में जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद अगर आप फील्ड आइटम पे जाएंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक होगा कैलकुलेटेड फील्ड, एक होगा कैलकुलेटेड आइटम। अच्छा, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आप कैलकुलेटेड फील्ड और आइटम से क्या मुराद है। कैलकुलेटेड फील्ड जो होती है वो ये होती है कि अगर आपके पास सपोज करें कि मेरे पास यहाँ पे अगर मैं जाऊँ डाटा में तो मेरे पास ये जो डेट्स है ये मेरे पास रोज़ में आ रही है। तो एक्सेल हमेशा कैलकुलेटेड फील्ड में उन फील्ड्स को कैलकुलेट करेगा अगर आपके पास वो चीज़ें रोज़ में कॉलम्स में अवेलेबल हों। सपोज करें कि मेरे पास, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ
कि सपोज करें मेरे पास 2017 और 2018 मेरे पास यहाँ पे सेल्स थी 1000, यहाँ पे थी 2000 और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ मंथ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जैन, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फेब, इधर मैं कर देता हूँ 2000, इधर मैं कर देता हूँ 3000। अब मैं इस सबको जो है वो ड्रैग आउट करके इसको जून तक ले जाता हूँ, इसको मैं जून तक ले गया। तो अब सपोज करें कि मैं अब मेरे पास अब इन दो टेबल्स में क्या फ़र्क है, इसमें ये फ़र्क है कि इस टेबल में ये जो मैंने अलग से बनाया है इसके अंदर जो डेट है ये जो ईयर है वो कॉलम्स में आ रहा है, यानी कि 2017 आई कॉलम में है और 2018 जे कॉलम में है। जबकि यहाँ पे ये जो पहले वाली फील्ड थी इसमें तमाम जो डेट्स और ईयर हैं वो एक कॉलम में है, सिर्फ एक ही कॉलम में है। तो एक्सेल जो है वो कैलकुलेट आपको जब तक नहीं कर सकता जब तक उसके पास दो कॉलम में डाटा ना अवेलेबल हो। लाइक अगर मैं इसको क्लिक करूँ और मैं इसमें पिवट टेबल इंसर्ट करूँ, इसका छोटा सा पिवट टेबल एक बना लूँ और इसी एग्जिस्टिंग फील्ड में ही बना लूँ यहाँ पे। अब अगर मुझे यहाँ पे ग्रोथ कैलकुलेट करनी होगी तो आप देखेंगे, ये देखें 2017 और 18 की फील्ड अलग से आ गई है क्योंकि यहाँ पे 2017 और 18 कॉलम्स में है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सेल में पिवट टेबल के अंदर जो फील्ड आपकी होगी, जो भी जितने भी आपके कॉलम्स होंगे वही आपकी जो है यहाँ पे फील्ड बन जाएगी। अब अगर मुझे सपोज करें कि यहाँ पे मैं मंथ जो है वो लगा लेता हूँ, यहाँ पे मैं 2017 की सेल ले लेता हूँ, यहाँ 2018 की सेल ले लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि अब अगर मुझे ग्रोथ का फार्मूला कैलकुलेट करना और मैं फील्ड में आऊँगा और कैलकुलेटेड फील्ड में आऊँगा तो ये देखें अब मैं यहाँ पे ग्रोथ मेंशन करूँगा और फार्मूले की मैं क्या करूँगा, मैं अब इसको ग्रोथ और फार्मूले के लिए मैं जाऊँगा इज इक्वल टू दिस वन डिवाइड बाय लास्ट ईयर -1, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे ओके कर दूंगा, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसको अगर मैं यहाँ से परसेंटेज ले आऊँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पिवट टेबल ने ग्रोथ कैलकुलेट कर दिया क्योंकि उसके पास डाटा जो है वो कॉलम्स में अवेलेबल था। और जब आपके पास कॉलम में डाटा अवेलेबल होता है तो आप जो है वो कैलकुलेटेड फील्ड जो है ना वो यूज़ करते हैं। इस केस में हमारे पास डाटा जो है वो यहाँ पिवट टेबल के अंदर तो हम कॉलम में ले आए हैं लेकिन हमारी मास्टर शीट के अंदर वो कॉलम में अवेलेबल नहीं है। तो अब हम बात कर रहे थे कि अगर ऐसा हमारे पास केस हो कि जहाँ पे मेरे पास तमाम जो डेट्स हैं वो सिर्फ एक कॉलम में है और मुझे अगर यहाँ पे ग्रोथ कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए तरीकाकार ये होगा कि मैं यहाँ पे अपनी मास्टर शीट में जो है ना वो जो चेंजेस करूँगा वो मेरी रिफ्लेक्ट होंगी मेन शीट में। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर देता हूँ मंथ का। आपने देखा मैंने जैसे ही मंथ एंटर किया तो मेरी जो रेंज है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई और आगे चली गई। ये देखें अब ये ब्लू टिक जो है वो नेक्स्ट मंथ के कॉलम में आ गया है। अब आप ज़रा इसको देखिएगा, मैं यहाँ पे एयर करूँगा, जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरी रेंज जो है वो ये देखें मेरी रेंज आगे चली गई और ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई। मंथ कैलकुलेट करने की शॉर्ट की ये है कि आप करेंगे इज इक्वल टू टेक्स्ट, टैब प्रेस करेंगे या पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, डेट सिलेक्ट करेंगे, कोमा प्रेस करेंगे, सेमीकोलन प्रेस करेंगे, एम मंथ की शॉर्ट की है, इसको क्लोज करेंगे, पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और ऑटोमेटिकली आपकी वो तमाम जो डेट्स होंगी वो मंथ में कन्वर्ट हो जाएंगी। आपने ईयर कन्वर्ट करना हो इज इक्वल टू करेंगे, ईयर करेंगे और आपने वो डेट सिलेक्ट करनी है और क्लोज कर देनी है पैरेंथेसिस, तो आपके ईयर आ जाएंगे। अब अगर मैं जो है वो यहाँ पे अपने पिवट टेबल में जाके अगर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अब मेरे पास आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे मेरे पास दो कॉलम और ऐड हो गए हैं, एक मंथ का ऐड हो चुका है और एक ईयर का ऐड हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं डेट को ऊपर लेके चला जाऊँगा और यहाँ पे मैं ईयर सिलेक्ट कर लूँगा तो मेरे पास ईयर जो है वो सम ऑफ ईयर यहाँ पे आ चुका है। तो मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आऊँगा क्योंकि
मेरे हिसाब से तो ये ईयर था, लेकिन एक्सेल के लिए तो ये वैल्यू है ना, तो इसलिए एक्सेल ने उसको सम वाले कॉलम में, सम वाले एरिया में ले चुका है। तो अब क्या हुआ कि मैं इसको यहाँ पे ले गया, तो अब इसमें से मैं इसको ईयर को अगर यहाँ पे लेके चला जाऊँ और यहाँ पे मैं अगर रीजन लेके आ जाऊँ, तो आप देखेंगे कि मेरे पास ईयर वाइज सेल आ जाएगी। उसके बाद जो है वो अगर मैं यहाँ पे, अब देखें, अब अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो मेरी वो जो पहले कैलकुलेटेड आइटम था वो मेरा चेक हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास सब कैटेगरीज आ जाएंगी जो कि 2019, 18, 17, 16 आ चुकी हैं। तो मैंने वहाँ पे ईयर ऐड किया, उसकी वजह से उसने मेरी, अब चूँकि वो मेरे कॉलम का हिस्सा बन चुके हैं, मैंने नया कॉलम ऐड कर दिया है, तो इस वजह से एक्सेल ने उसको मेरे आइटम में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि जब मैं ईयर पे क्लिक करूँगा तो अब ईयर के अंदर ये 4 सब आइटम है, और यहाँ पे अगर मैं इसको ग्रोथ मेंशन करके और यहाँ पे फार्मूला मैं यूज़ करके इज़ इक्वल टू दिस वन, मुझे अगर किसी भी साल से इसकी ग्रोथ मालूम करनी है, डिवाइड बाय दिस वन -1, और ये मैं पैरेंथेसिस क्लोज कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये देखें, ठीक है। तो ये तरीकाकार है आपके पास। और अगर मुझे ये फार्मूला यहाँ से डिलीट करना है तो मैं दोबारा इसमें जाऊँगा, मैं ऊपर ग्रोथ पे क्लिक करूँगा और दोबारा इसमें जाऊँगा, कैलकुलेटेड आइटम पे जाऊँगा, यहाँ से मैं चेक करूँगा ग्रोथ को और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूँगा, ओके करूँगा तो मेरा डिलीट का फार्मूला, ग्रोथ का फार्मूला जो है वो डिलीट हो चुका है। तो ये तरीकाकार है कि बेसिकली आपने यहाँ से ये सीख लिया होगा कि आप, अगर आपके पास कुछ भी आपने चेंज करना हो तो आपको सबसे पहले अपना मास्टर डाटा जो है वो अपडेट करना पड़ेगा। मास्टर डाटा आप अगर अपडेट कर देंगे तो वो तमाम चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी आपके पास, आपके जो पिवट टेबल है उसके टेबल के अंदर, और फिर आप उसमें से जो चाहें वो कर सकते हैं। रिफ़्रेश आप वैसे यहाँ से भी कर सकते हैं, रिफ़्रेश ऑल, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो ये भी हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं चार्ट्स के ऊपर। मैं आपको, अच्छा हाँ, एक और ऑप्शन मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप ये चाहते हैं, सपोज करें कि ये मैं कलर्स को मैं ले आता हूँ फिल्टर में। अगर आप चाहते हैं कि डेट में हटा देता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास इस वक्त तकरीबन 4 कलर्स हैं और अब आपको चारों कलर्स का अलग अलग जो है वो प्रिंट आउट चाहिए या अलग अलग डिटेल आपको चाहिए। सपोज करें कि आपके पास ये एक डाटा टेबल है और आपकी मीटिंग है और आपके पास बल्कि इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ और कलर को मैं नीचे ले आता हूँ। सपोज करें आपके पास 4 रीजन हैं और आपकी मीटिंग है जिसमें चारों जो रीजनल मैनेजर्स आपके पास हैं वो अवेलेबल हैं, और आपने उनको प्रिंट आउट देना है जो कि सिर्फ उनका रीजन जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो उस सूरत हाल में आप क्या करेंगे कि आप अगर इसको, एक तरीका तो ये है कि आप पहले इसको क्लिक करें और फिर आप इसको ओके करें और फिर इसका प्रिंट आउट दें, फिर आप नेक्स्ट क्लिक करें, फिर बारी बारी इसको मैनुअली करें। दूसरा बेहतरीन तरीका ये है कि आप यहाँ पे जहाँ पे भी पिवट टेबल 3 आ रहा है तो इसके नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। इस ऑप्शन के साइड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी, इसमें आ रहा है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो वो एक्सेल आपसे पूछ रहा है कि आपको हर पेज पे ये पिवट टेबल सेपरेट चाहिए और मैं आपको रीजन का दूंगा। मैं बोलता हूँ हाँ जी दे दें। अब आप नीचे देखिएगा तो मेरी वर्क शीट जो है वो 3 से 4 शीटें बन जाएंगी जिसमें हर रीजन का अलग से डाटा होगा। मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखें, ये सिर्फ ईस्ट का बन चुका है, ये सिर्फ नॉर्थ का बन चुका है, ये सिर्फ साउथ का और ये सिर्फ वेस्ट का। तो आपके पास 4 डिफरेंट शीट्स आ गई हैं जिसमें आप उनको यूटिलाइज करके और प्रिंट आउट दे सकते हैं या अपना डाटा यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर सम टाइम ये चूँकि हमारे पास सिर्फ 4 रीजन थे तो इसलिए ये कंपैरेटिवली आसान था हमारे लिए उसको फ़िल्टर आउट करके तो प्रिंट लेना। लेकिन जब आपके पास फिर वही बात कि ज़्यादा एरिया होता है, ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है मैनुअली काम करना और इसको बारी बारी जो है वो फ़िल्टर आउट करना। तो यहाँ से जो है ना वो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक और चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट वो ये है कि अगर आपने सपोज करें कि यूनिट भी सिलेक्ट कर ली है और अब आपके पास 2017 के सेल और यूनिट अलग से आ रहे हैं,
2018 के सेल और यूनिट अलग से आ रहे हैं, लेकिन उस सम में फिर वही सम आ रहा है। तो आप पूरी रेंज को सिलेक्ट करें, यहाँ पे कंट्रोल फाइंड करें और यहाँ पे आप सम ऑफ को रिप्लेस कर दें ब्लैंक से, तो आपका वो सम वाला ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको बारी बारी वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं मिड पे कर दूंगा तो आप देखेंगे कि ये मिड पे आ गया, लेकिन अभी भी 2017 का जो है वो सेल और यूनिट है, लेकिन वो 2017 सिर्फ सेल्स के ऊपर है। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और आप यूनिट और सेल दोनों के ऊपर लेके आएंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएं और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अब वो मर्ज हो चुका है। यानी जहाँ पे भी आप एयर सिलेक्ट करेंगे, अगर मैं इसको आपको पूरा सिलेक्ट करके और यहाँ पे बॉर्डर लाइन में मैं अगर इसको ऑल बॉर्डर कर दूँ तो आप देखेंगे कि वो ईयर जो है वो सेल्स और यूनिट में कन्वर्ट हो चुका है। एक और जो छोटी सी टिप है वो ये है कि आप जैसे ही सपोज करें कि मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ और ये मेरे लिए थोड़ा सा प्रेजेंटेबल इसको मैं बना लेता हूँ। ये मैंने एक दफ़ा फॉर्मेटिंग कर ली जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी प्रेजेंटेबल है और मैंने इसको हाइड कर लिया ताकि ये भी शो ना हो। ये देखें, अब मैंने ये इसको प्रेजेंटेबल तो कर लिया, लेकिन अब इसमें एक छोटा सा और इशू आता है। वो ये आता है कि अगर सपोज करें कि मैं इसमें से एक रीजन सिलेक्ट करता हूँ, कोई भी ईस्ट, तो मेरी ये सारी फॉर्मेटिंग फिर ख़राब हो जाएगी। आप देखेंगे तो वो 2016 का जो सेल्स है वो छोटा सा नंबर है, लेकिन वो फिर जो है ना वो उसने काफ़ी सारी जो है ना वो स्पेस ले ली है। तो मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और मैं अपने टेबल के अंदर ही राइट क्लिक करूँगा, पिवट टेबल ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे मैं उसको बोलता हूँ कि ऑटो फिट वो ना करे जब भी मैं कोई अपडेट करूँ। इसको अनचेक करके मैं ओके कर देता हूँ। अब अगर आप इसमें से कोई सा भी रीजन सिलेक्ट करेंगे, सपोज करें आपने